नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोजीके में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कोशिका विज्ञान और इस कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग साइटोलॉजी का पार्ट 1 देखेंगे और जानेंगे कि साइटोलॉजी क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि सेल यानी कि कोशिका क्या होता है। इसके अलावा हम लोग सेल थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। और इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइटोलॉजी का पार्ट 1। इसमें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर साइटोलॉजी शब्द लिखा हुआ दिख रहा है। अगर बात करें साइटो की, ये जो साइटो वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, यह एक लैटिन भाषा का वर्ड है। किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड। जबकि ये जो लॉजी वर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये जो लॉजी है, यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। अगर हम लोग साइटो का अंग्रेजी अनुवाद करें तो पाएंगे कि साइटो का मीनिंग सेल होता है और लॉजी का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, स्टडी होता है। और सेल का हिंदी आप लोगों को पता ही होगा, सेल का हिंदी होता है कोशिका, जबकि स्टडी का हिंदी क्या होता है? अध्ययन। तो आप कह सकते हैं कि कोशिका का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो अगर परिभाषा कुछ देना हो तो आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। परिभाषा इस तरह से बनेगा कि कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि साइटोलॉजी क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी आपसे कोई पूछे कि साइटोलॉजी क्या होता है तो आपको क्या बताना है? कोशिका के अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में होती है उसी को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक सवाल यह पूछा जाता है कि ये जो साइटोलॉजी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी कि सबसे पहले किसने किया। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। अगर आप लोग को याद हो तो कमेंट करके बताइए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। लेकिन अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि जो साइटोलॉजी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग किए हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है हर्टविंग। क्या नाम है? हर्टविंग। तो हर्टविंग ने ही सबसे पहले साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी इसलिए कहा जाता है तो इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया था तो आपको क्या बताना है? रॉबर्ट हुक ने। तो इसलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग कोशिका की बात करते हैं, कोशिका का परिभाषा देख लेते हैं। तो कभी भी कोशिका का परिभाषा देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी जीव जो होता है उसकी इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आप इसको अगर समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप घर का निर्माण देखते होंगे कि कोई भी घर जब बनता है तो उसमें सबसे पहले ईंट का प्रयोग होता है। और जब बहुत सारा ईंट जब आपस में मिलता है तो ईंट के मिलने से दीवार का निर्माण होता है। और फिर जब दीवार बनता है तो कई दीवार के मिलने से क्या बनता है? एक कमरा का निर्माण होता है। और फिर जब कई कमरा आपस में मिलता है तब जाकर हम लोग उसको घर बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी जीव जो होता है उसकी छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और फिर जब कोशिका आपस में मिलती है तो कोशिका
के समूह को हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के कि उत्तक क्या होता है। फिर उत्तक के मिलने से बनता है अंग, और अंग के मिलने से शरीर या फिर जीव का निर्माण होता है। तो आपने क्या देखा कि जिस तरह से घर की इकाई ईंट होती है, ठीक उसी प्रकार से जीव की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका को जीव की छोटी इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के मिलने से ही संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है या फिर जीव का निर्माण होता है। यह सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ से बनता है कि कोशिका की खोज कब और किसने की। तो आप लोग को याद रखना है, कोशिका की खोज जो हुई थी वह 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। यही बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कि सेल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। तो सेल वर्ड जो है, यह वर्ड भी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। तो आप लोगों को रॉबर्ट हुक का नाम ही याद रखना है। इन्होंने कोशिका की खोज भी किया था और सेल शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक किस देश के थे। पहले तो साइंस में देश का नाम नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब जो है देश का नाम भी पूछा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है, रॉबर्ट हुक एक महान वैज्ञानिक है क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज की। और ये जो थे, ये थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका खोजी या फिर मृत कोशिका। रेलवे के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा चुका है, तो आप लोग याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। तो यहाँ पर मृत इसका सही जवाब होगा। एक बात बहुत लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज जो की थी वो किस में की थी। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज कॉर्क की छाल में किया था। इसमें किया था, कॉर्क की छाल में। अगर आप कॉर्क नहीं समझते हैं कि कॉर्क क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से समझिए। आप देखते होंगे पेड़ जो होता है, पेड़ के जब बाहर से आप उसको छिलका निकाल देते हैं, तो वो छिलका निकालने के बाद जो हिस्सा पेड़ में दिखता है उसी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। इसको कोई बैडमिंटन वाला कॉर्क नहीं होता है, ऐसा नहीं समझिएगा। यह जो कॉर्क है वह पेड़ की छाल निकालने के बाद जो पेड़ का हिस्सा दिखता है आपको, उसी को हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो वही कॉर्क की छाल में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ये सभी बात आप लोग को अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए मैं आप लोग को रिवीजन करवा देता हूँ। आपसे पूछा कि कोशिका की खोज कब और किसने किया, तो क्या बताना है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। फिर पूछा जाएगा कि सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो भी आपको रॉबर्ट हुक का नाम ही बताना है। किस देश के थे, तो ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की या फिर मृत कोशिका की, तो आपको क्या बताना है, मृत कोशिका। और मृत कोशिका की खोज किसमें की थी, तो कॉर्क की छाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, माइकोग्राफिया। कौन सी पुस्तक है, माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया नामक पुस्तक में ही रॉबर्ट हुक ने अपनी जानकारी को दिया था। ये जो कोशिका की खोज उन्होंने किया था, ये किस पुस्तक में दिया था, तो माइकोग्राफिया नामक पुस्तक में दिया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे कि हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी या फिर इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसकी खोज और रॉबर्ट हुक ने ही किया था। इन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने। बात यह है कि अगर रॉबर्ट हुक ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं किए होते तो शायद ये कोशिका की खोज भी नहीं कर पाते। जो साधारण माइक्रोस्कोप होता है उससे कोशिका को देखना असंभव है, तो इन्होंने सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने से ही इन्होंने किसकी खोज की, कोशिका की खोज की। तो ये तो हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, और ये सूक्ष्मदर्शी कहने का अर्थ है साधारण माइक्रोस्कोप। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले जेड जेनसन ने किया था। किसने किया था,
जेड जंक्शन ने, और एक क्वेश्चन सूक्ष्मदर्शी से आप लोग को और याद रखना है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है, तो आप लोग को क्या बताना है, एम नॉल एवं ई रुस्का। तो नॉल एवं रुस्का इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। तो सूक्ष्मदर्शी से 3 सवाल। अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक, तो जेड जॉनसन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक तो रॉबर्ट हुक, और यदि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक पूछा जाए तो नॉल एवं रुस्का। इसमें से 2 सवाल पूछा भी जा चुका है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक का नाम और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक का नाम। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक का नाम अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे के एग्जाम में यह सब भी पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं जीवित कोशिका। पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो निर्जीव कोशिका थी। तो अब सवाल बनता है कि जीवित कोशिका की खोज कब और किसने की। तो आप लोग को याद रखना है 1674 ईस्वी में लुईवेन हॉक भी बायोलॉजी में एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो कभी भी जीवित कोशिका अगर लग जाए क्वेश्चन में, यानी कि लिविंग सेल लग जाए, तो आप लोग को क्या बताना है, लुईवेन हॉक का नाम बताना है। इन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुईवेन हॉक ने जीवित कोशिका किस में खोजी थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज कॉर्क की छाले में किया था। यहाँ पर सवाल है कि लुईवेन हॉक ने जीवित कोशिका किस में खोजी थी। तो आप लोग को याद रखना है, लुईवेन हॉक ने जीवाणु में यानी कि बैक्टीरिया में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। और लुईवेन हॉक से बहुत सारा सवाल है जो कि बायोलॉजी में पूछा जाता है, तो आप लोग को यह सब मैं करा देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की खोज किसने की। तो जीवाणु और प्रोटोजोआ इन दोनों चीज की खोज किसने किया है, लुईवेन हॉक ने किया है। अगला सवाल यहाँ से है कि शुक्राणु कोशिका यानी कि स्पर्म सेल की खोज किसने की। प्रजनन तंत्र जब चैप्टर आएगा तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि शुक्राणु कोशिका क्या होता है। तो ये जो स्पर्म सेल है इसकी खोज लुईवेन हॉक ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की खोज किसने की थी। आरबीसी कभी न कभी आप पढ़े होंगे, जिसे कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। तो इसकी जो खोज की गई थी ये भी की गई थी किसके द्वारा, लुईवेन हॉक के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल लुईवेन हॉक से बनता है कि लुईवेन हॉक की पुस्तक का नाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें कि उन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज का वर्णन किया था। ठीक उसी प्रकार से लुईवेन हॉक ने भी एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। क्या नाम है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और इसी पुस्तक में इन्होंने किसका वर्णन किया था, जीवित कोशिका और अन्य अपने अनुसंधान के विषय में चर्चा किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ से बनता है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी, इस तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। तो सबसे बड़ी कोशिका कभी भी आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इसकी कोशिका जो होती है दुनिया में किसी भी जीव की कोशिका से सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका। और इस माइकोप्लाज्मा जीवाणु को ही हम लोग PPLO के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है यह न्यूरॉन की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। और न्यूरॉन कोशिका इतनी लंबी होती है यह मानव शरीर में पाया जाता है। और कैसा कहा जाता है कि अगर जितना न्यूरॉन कोशिका हमारे शरीर में है और इन सभी कोशिका को शरीर से बाहर निकाला जाए तो यह पृथ्वी से चांद की दूरी का दुगना हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी से आप चांद पर जाइएगा और फिर वहाँ से वापस आइएगा,
इतना बड़ा कोशिका यह है। तो न्यूरॉन कोशिका जो होता है यह बहुत ही लंबी कोशिका होता है और यह मानव शरीर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है यह अंडाणु यानी कि ओहम सेल होता है। तो आप लोग को याद रखना है, अंडाणु की कोशिका जो होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब बात करते हैं हम लोग मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तब आप लोग को याद रखना है शुक्राणु की कोशिका यानी कि स्पर्म सेल। तो कभी भी पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में तो अंडाणु की कोशिका और सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु की कोशिका। यह अंडाणु कोशिका स्त्रियों में पाई जाती है जबकि शुक्राणु की जो कोशिका होती है यह पुरुषों में पाया जाता है। और ये दो कोशिका जब आपस में मिलता है तब जाकर माता के शरीर में भ्रूण का निर्माण होता है, फिर उससे बच्चा बनता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह कौन होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है इसको हम लोग न्यूरॉन कोशिका के नाम से जानते हैं। किस कोशिका के नाम से जानते हैं? न्यूरॉन कोशिका के नाम से। मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि सबसे लंबी कोशिका, तो जो कोशिका सभी जीवों में सबसे लंबी होगी और यह मानव में पाया जाता है, इसलिए मानव शरीर की भी सबसे लंबी कोशिका पूछा जाएगा तो आपको न्यूरॉन कोशिका बताना है। और ओवरऑल भी सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? न्यूरॉन कोशिका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन है। तो ये लीवर की कोशिका जो होती है यह सबसे तेज विभाजित होती है। आगे चल के मैं आप लोगों को कोशिका विभाजन के विषय में पढ़ाऊंगा। कोशिका विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोशिका साइटोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो लीवर की कोशिका जो होती है वो सबसे तेज गति से विभाजित होती है, तो ये आप लोग को याद रखना है। और कोशिका विभाजन में थोड़ा सा मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोशिका का विभाजन नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जितना बड़ा पैदा होगा उतना ही बड़ा रह जाएगा। तो ये संभव ही नहीं है कि कोशिका का विभाजन नहीं हो। कोशिका का विभाजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो न तो हमारा शरीर विकसित होगा और न ही कभी कोई घाव होगा तो घाव भर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिका का विभाजन बहुत जरूरी है। और ये सबसे तेज गति से विभाजित होने वाली कोशिका कौन है? तो यह लीवर की कोशिका। एक सवाल और यहाँ से देखते हैं कि विभाजित नहीं होने वाली कोशिका कौन है। विभाजित नहीं होने वाली जो कोशिका है यह है न्यूरॉन कोशिका। आप लोग को याद रखना है, न्यूरॉन कोशिका जो है कभी विभाजित नहीं होती है और यही कारण है कि धीरे धीरे हमारा याददाश्त घटते जाता है। ये हो गया कुछ बड़ा छोटा और विभाजन से संबंधित प्रश्न। अब आगे हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत के विषय में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी की खोज किसने किया, तो आप लोग को याद रखना है दो व्यक्ति का नाम, स्लाइडेन एवं स्वान। ये दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत की खोज किया था। एक ने वनस्पति कोशिका में कोशिका सिद्धांत की खोज किया था, जबकि दूसरे ने जंतु विज्ञान में कोशिका की खोज किया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत वनस्पति कोशिका में किसने खोजा। तो स्लाइडेन ने सबसे पहले 1838 ईस्वी में वनस्पति कोशिका में कोशिका सिद्धांत की खोज किया था। माल्थियस स्लाइडेन इनका पूरा नाम है। आप स्लाइडेन भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका सिद्धांत जंतु कोशिका में किसने खोजा। तो जंतु कोशिका में जब पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने खोजा तो आप लोग को बताना है थियोडर स्वान का नाम। इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत की खोज किया था। तो आपसे सीधे कोशिका सिद्धांत की खोज करता पूछा जाएगा तो आपको बताना है स्लाइडेन एवं स्वान। कब? तो 1838-39। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। और अगर लिख दे कि वनस्पति कोशिका में किसने खोजा या फिर जंतु कोशिका में किसने खोजा, तो वनस्पति कोशिका में जब पूछा जाएगा तो आपको माल्थियस स्लाइडेन बताना है। और जब जंतु कोशिका में पूछा जाएगा तो थियोडर स्वान का नाम बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका सिद्धांत से जुड़ा बात है। तो कोशिका सिद्धांत क्या होता है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बनता है। यहाँ पर होता है नहीं होना चाहिए था, बनता है होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कोशिका सिद्धांत का फर्स्ट कथन यह है कि प्रत्येक जीव का शरीर
एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप पढ़े होंगे बचपन में ही कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि हम लोग का शरीर या फिर बहुत सारा गाय भैंस बकरी ये सब का जो शरीर होता है, यह बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो किसी भी जीव का फॉर्मेशन जो होता है वह कम से कम एक कोशिका से या फिर एक से अधिक कोशिका से होता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। आप लोग को यह भी याद रखना है, जीव कितना भी बड़ा हो, जैसे कि हम लोग के शरीर में तो करोड़ों अरबों कोशिका है, लेकिन जब हम लोग की उत्पत्ति हुआ होगा तो सबसे पहले हमारे शरीर में कितने कोशिका का निर्माण हुआ होगा, तो सिर्फ एक कोशिका का निर्माण हुआ होगा। ये भी आप लोग को याद रखना है कि किसी भी जीव की जब उत्पत्ति होती है उसमें सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है, फिर वह कोशिका विभाजित हो के बहुत बड़ा बनता है और फिर एक विशाल शरीर का निर्माण होता है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है लेकिन सभी मिलकर कार्य करती है। यह पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। इसमें मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है बिरचाउ का कथन। एक रुडोल्फ बिरचाउ नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत में एक पॉइंट दिया है। इस पॉइंट का नाम है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ओमिनस सेलुला ई सेलुला यह भी एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। मैंने आपको अभी बताया ही है, किसी भी जीव की उत्पत्ति जब होती है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है और उसी कोशिका से फिर बहुत सारी कोशिकाएं बनते रहती है। तो यह जो बात है इसको लैटिन भाषा में कहा गया है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, और यह जो सेंटेंस है किसने कहा है, यह रुडोल्फ बिरचाउ का कथन है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप लोग क्या बताइएगा, बिरचाउ महोदय ने बताया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और है, इसको देखिए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो यह भी आप लोग को याद रखना है कि कोई भी अगर कोशिका है तो उसमें केंद्रक होना ही चाहिए, अगर केंद्रक नहीं है तो वह कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाएगा। ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि कोशिका सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जैसे कि यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत के 2 अपवाद हैं, पहला अपवाद है विषाणु और दूसरा अपवाद है विरियोड्स। तो आप लोग को याद रखना है ये जो कोशिका सिद्धांत है कितने अपवाद हैं, 2 अपवाद। पहला है विषाणु यानी कि वायरस। तो वायरस जो होता है यह अकोशिकीय होता है। आप लोग को याद रखना है कोशिका सिद्धांत में विषाणु एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका नहीं होता है, क्योंकि यह जब शरीर से बाहर होता है, पर्यावरण में होता है, तो यह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, और जब किसी जीवित शरीर के अंदर चला जाता है तब यह जीवित हो जाता है, सजीव की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए इसको अकोशिकीय जीव माना गया है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि यह जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। दूसरा है विरियोड्स। तो विरियोड्स भी एक ऐसा जीव है इसमें केवल आरएनए पाया जाता है, यह भी कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने 2-3 पॉइंट देखा। कोशिका विज्ञान क्या होता है, कोशिका क्या होता है, और साथ ही साथ कोशिका सिद्धांत देखा। कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के विषय में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।